जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल विल मूव द रिब केज इन फॉरवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन। फिर से एक बार, whenever the external intercostal muscle will contract, the rib cage will move in forward यानी सामने, upward यानी ऊपर की तरफ, एंड आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ मूवमेंट करेगी। क्योंकि हमने पहले ही बताया जो रिब्स है, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि दीज आर द रिब्स, okay, and the space between two rib is called as intercostal space, okay, and this intercostal space is covered on external side by a intercostal muscle. As this muscle is present on external side, it is called as external intercostal muscle, और जो मसल अंदर के साइड से कवर करेगी उसे हमने कहा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि दीज आर द रिब्स, ओके, एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड एज इंटरकोस्टल स्पेस, दो रिब्स के बीच की जगह इंटरकोस्टल स्पेस। अब ये इंटरकोस्टल स्पेस को बाहर से मसल्स ने ओवरलैप कर लिया, कवर कर लिया। अब ये जो मसल है जो रिब्स को बाहर के साइड से कवर कर रही है, दिस मसल इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, okay, and similarly the muscle also covers the rib from internal side. This muscle which is covering the rib from internal side is called as internal intercostal muscle. So we are having two types of intercostal muscle, external intercostal muscle and internal intercostal muscle. So यहाँ अगर हम डायग्राम में दिखाने की कोशिश करें तो ये जो बाहर वाली मसल है is a external intercostal muscle, ये बाहर के साइड से प्रेजेंट है, ओके। सो दिस इज अ मसल विच इज प्रेजेंट ऑन एक्सटर्नल साइड एंड इट इज प्रेजेंट बिटवीन द टू रिब्स, सो इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और इसी तरीके से दो रिब के बीच में अंदर के साइड से हियर वी आर हैविंग द मसल्स, ये मसल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है। सो आर यू क्लियर फॉर दिस थिंग? ये जो मसल है वो बाहर के साइड से है और ये मसल जो है रिब को अंदर के साइड से अटैच है। दिस इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड दिस इज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। नाउ व्हेनेवर दिस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल विल कॉन्ट्रैक्ट, it will move the rib cage forward, outward and upward. So rib cage जो है वो बाहर की तरफ निकलेगी, अपवर्ड और आउटवर्ड निकलेगी। क्लियर? फॉरवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। तो इसके वजह से ओवरऑल डायमीटर जो है थोरेसिक कैविटी का वो बढ़ जाएगा। क्लियर? ओवरऑल डायमीटर बढ़ेगा, एंटेरोकोस्टल डायमीटर बढ़ेगा तो पूरा का पूरा थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जैसे ही थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लंग विल हैव स्पेस टू एक्सपांड, और ये प्लूरल मेम्ब्रेन के वजह से जैसे ही थोरेसिक कैविटी बाहर की तरफ मूव करेगी तो उसको अटैच है प्लूरल मेम्ब्रेन, और प्लूरल मेम्ब्रेन अटैच है लंग्स को, तो लंग्स भी आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। जैसे ही लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा इसका मतलब है प्रेशर कम हुआ, और जैसे ही प्रेशर कम होगा एटमॉस्फेरिक एयर विल रश इन। ओके, सो ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज मसल्स देयर विल बी increase in the volume of thoracic cavity. That increase in volume of thoracic cavity will increase volume of pulmonary cavity.
that increased volume of pulmonary cavity will decrease the pressure of pulmonary cavity, and due to that the air will rush inside. Okay, so this is how the inspiration is a active process, और इंस्पायरेशन करने के लिए हमें थोरेसिक वॉल्यूम में बदलाव लाने पड़ेंगे, थोरेसिक वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही हम थोरेसिक वॉल्यूम को बढ़ाएंगे पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो एयर ऑटोमेटिकली अंदर आ जाएगी। अब यही प्रोसेस अगर रिवर्स हो जाए, यानी मसल का कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाने के बाद जब भी मसल रिलैक्स होगी, ये दोनों मसल जब रिलैक्स होगी तो ये जो फ्लैटेंड डायफ्राम है वो फिर से डोम शेप हो जाएगा, और डोम शेप हो जाने के वजह से वॉल्यूम जो है थोरेसिक कैविटी का वो कम हो जाएगा, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल फिर से रिलैक्स हो जाएगी। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल अगर रिलैक्स हो गई तो रिबकेज जो पहले आउटवर्ड मूवमेंट कर रही थी वो फिर से अपने जगह पे आ जाएगी। दैट मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इसके अपोजिट काम करेगी। कैसे? तो रिबकेज मूव करेगी इनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। ओके, उसके वजह से भी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा। जैसे ही वॉल्यूम कम होगा प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो लंग्स का प्रेशर ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है, इसलिए अंदर से हवा बाहर आ जाएगी। ओके, सो इंस्पिरेशन के कारण हवा अंदर आ जाएगी और एक्सपायरेशन की वजह से हवा बाहर चली जाएगी। क्लियर फॉर दिस थिंग? सो दिस इज हाउ अ नॉर्मल इंस्पायरेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि यहां हमें मसल का कॉन्ट्रैक्शन करके वॉल्यूम्स में चेंजेस लाने पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही मसल रिलैक्स होंगी वॉल्यूम अपनी जगह पे वापस चले जाएंगे और उसके वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हवा बाहर चली जाएगी। इसीलिए नॉर्मल एक्सपायरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। लेकिन अगर हम फोर्स इंस्पायरेशन करें, एक नॉर्मल इंस्पायरेशन होने के बाद भी हम ज़्यादा एयर को गैप्स करने की कोशिश करें, अंदर लेने की कोशिश करें, तो इन्हीं दो मसल्स का यानी डायफ्राम का और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का हमें वॉल्यूंटरीली मोर विगरस कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सो द मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल इंस्पायरेशन इज diaphragm and external intercostal muscle. The muscle responsible for force inspiration is also diaphragm and external intercostal muscle, but they are contracting more vigorously. Clear for this thing? The muscle responsible for normal expiration is the relaxation of diaphragm and external intercostal muscle. तो ये भी सारे MCQ आते हैं. Let me write it down here. So ये Boyle's law हम यहाँ लिख देते हैं. P1 V1 is equal to P2 V2. The muscle responsible for inspiration is diaphragm and external intercostal muscle. Okay, the muscle responsible for force inspiration, vigorous contraction of these muscle. The muscle responsible for normal expiration is relaxation of diaphragm and external intercostal muscle. Clear? But we are requiring a different set of muscle for force expiration. Now whenever we want to force expirate, हमें जब भी फोर्सफुली हवा बाहर निकालनी है उस टाइम पे हमें विगरस कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा मसल का, सो दैट द नॉर्मल वॉल्यूम जो है थोरेसिक कैविटी का वो नॉर्मल पोजीशन से भी और कम हो जाए। ओके, इसके लिए हमें दो और इंपॉर्टेंट मसल चाहिए। एक चाहिए हमको एब्डोमिनल मसल और दूसरी चाहिए इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। सो द मसल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर्स एक्सपायरेशन are abdominal muscle and internal intercostal
intercostal muscles. So whenever the internal intercostal muscle will contract, it will perform a function opposite to external intercostal muscle. जब भी internal intercostal muscle contract होगी, it will move the rib cage backward, inward and downwards. Just opposite to external intercostal muscle. So इसके वजह से जो है वो thoracic वॉल्यूम कम हो जाएगा. प्लस एब्डोमिनल मसल कैसे हेल्प करेगी? तो whenever this abdominal muscle will contract, it will push the abdominal organ on back side towards the vertebral column. This movement of abdominal organ will push the diaphragm on upper side. By pushing the diaphragm on the upper side, this dome of diaphragm will become more curved. और ये जब डोम ऑफ डायफ्राम ज़्यादा कर्व हो जाएगा तो थोरेसिक वॉल्यूम और डिक्रीज हो जाएगा. थोरेसिक वॉल्यूम अगर ज़्यादा डिक्रीज हुआ तो प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा और हम फोर्सफुली हवा बाहर निकाल सकते हैं. अगर आप फोर्स एक्सपायरेशन करके देखें खुद तो आपको मालूम हो जाएगा कि कौन सी मसल्स हम यूज़ कर रहे हैं. आप ज़ोर से हवा बाहर फेंकने की कोशिश कीजिए. जब भी आप ये प्रोसेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है. यू कैन एक्चुअली फील द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल. सो दीज आर द मसल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर और नॉर्मल इंस्पायरेशन, फोर्स इंस्पायरेशन, normal expiration and force expiration. Do remember ki which process is active and which process is passive and which set of muscle are responsible for which movement. The basic principle behind the inspiration and expiration is the pressure gradient. Okay, whenever the intrapulmonary pressure is low than the atmospheric pressure, the air will come in, and whenever the intrapulmonary pressure is more compared to atmospheric pressure, the air will go out. So this is everything regarding the mechanism of breathing. Now in the next video we'll try to learn about the volumes and capacity of lungs. Thank you.